गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी क्या कंडीशन थी, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी क्या कंडीशन थी, और हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी कंडीशन क्या थी। तो सबसे फर्स्ट है वही एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरह से बैकवर्ड था, उसका जो प्रोडक्शन था वो भी कम था, और जो प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिव वो भी बिल्कुल लो थी। प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट while productivity refers to output per hectare of land. Both were found to be extremely low on the eve of independence if arose on account of lack of mean as well as incentive on part of the cultivator. जैसे टेबल दे रखी है कि 1947 में जो हमारा वीट का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, और 2018-19 में 3408। ठीक है, ऐसे राइस का भी दे रखा है और प्रोडक्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फीचर्स क्या है एग्रीकल्चर की, जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी कम था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। सेकेंड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। उस आज के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इरीगेशन फैसिलिटी है वो डेवलप कर रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन उस टाइम पे टोटली जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारा रेन के ऊपर डिपेंड था। गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट एंड पुअर रेनफॉल मीन्स पुअर आउटपुट। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब जो हमारे फार्मर थे वो उस टाइम पे एग्रीकल्चर को केवल एक पेट भरने का सोर्स मानते थे, प्रॉफिट का सोर्स नहीं था। फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज ए मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। देयर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट, implying lack of commercial outlook. Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. नेक्स्ट पॉइंट है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। जो उस पर खेती करता था वो अलग पर्सन था, और उसका जो ओनर था वो अलग पर्सन था। तो जो ज़मीन का जो ओनर था, जिसको हम ज़मींदार बोलते थे, वो फार्मर का एक्सप्लोटेशन करता था। उससे अपनी इच्छा से कितनी भी रॉयल्टी वसूल करता था। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। जो हमारी लैंड होल्डिंग थी वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड थी। तो से वन पीस किसी दूसरे एरिया में था, अदर पीस किसी दूसरे एरिया में। तो उससे क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की वो ज़्यादा आती है। लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन ए पीस हेयर एंड ए पीस देयर। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारी टोटल लैंड थी डिवाइड थी। अकॉर्डिंगली most holding were uneconomic, yielding low output and high cost. नेक्स्ट पॉइंट है लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है यहाँ पे वही ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस होने का था वो यही था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस ए यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इट सेट अप ए ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। फर्स्ट फीचर बताया इसके, तो जमींदार वर रिकॉग्नाइज ए परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। जो जमींदार थे वो जमीन के मालिक थे। द जमींदार वर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। जमींदार को एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता था। द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड। और जमींदार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, वो जितना चाहे उतना पैसा वसूल कर सकता था फार्मर से। The implication of the land revenue system were allowing for the farmers and the farming. Most importantly, it led to unlimited exploitation of the tiller of the soil by the जमींदार। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो ओनर ऑफ द सॉइल था, जो जमींदार था, वो फार्मर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करता था। सेकेंड, रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार विच लेड टू फ्रीक्वेंट वेकेशन ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल। मतलब जब चाहे जब जमींदार रॉयल्टी का रेट बढ़ा देता था। एज लैंडलेस लेबर द टिलर। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसमें फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है
फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे फार्मरों को फोर्स करती थी कि वो अपनी जो हमारे फूड ग्रेन की जो खेती है उसको छोड़ के वो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइज करें, यानी वो ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करें जो उनकी इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। वो इसके लिए हमारे फार्मरों को एडवांस में मनी भी देते थे। जैसे हमारे फार्मरों को जो फार्मर इंडिगो की खेती करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको एडवांस में पैसे दे देती थी। उसका रीज़न ये था कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी, उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी उनको। तो ब्रीफली ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर वाज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज टेंस। Backward of agriculture is explained in terms of the following factors: low production and low productivity, high degree of uncertainty owing to huge dependence on rainfall, or dominance of subsistence farming and small and fragmented holding। और स्टेंस यानी एग्रीकल्चर नॉन वाइब्रेंट कैसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप था कि इसमें ऑनर ऑफ द सॉइल में और टिलर ऑफ द सॉइल में, और एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, और एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी फार्मरों को फोर्स करती थी कि वो फूड ग्रेन की जो है इंडिगो की खेती करें। अब नेक्स्ट है वही इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो काफ़ी फेमस था, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे उस बिजनेस को सबसे पहले उसी को ख़त्म कर दिया। तो इसमें 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे। एक तो है डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस नेशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ओनिंग टू डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरा पढ़ेंगे ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओनिंग टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को कैसे ख़त्म कर दिया, तो उसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैरिफ पॉलिसी होती है जो फॉरेन ट्रेड पे लगती है, उन्होंने उसमें डिस्क्रिमिनेट किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई, अगर इंडिया अपना कोई भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, उससे महंगा हो जाएगा और हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को कोई भी पर्सन नहीं खरीदेगा। अगर इंडिया ब्रिटेन से बनी हुई कोई भी फिनिश गुड्स परचेज करेगा तो उस पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। इससे हम क्या करेंगे, ब्रिटेन के गुड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ऐसी पॉलिसियाँ बनाई उन्होंने जिससे हमारे जो एक्सपोर्ट थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। सेकेंड है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले हमारे इंडिया में राजा प्रिंस नवाब और एम्परर होते थे, वो बहुत बड़े शौकीन थे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री had acquired international reputation. The beginning of British rule implied the end of princely court. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद वो राजा महाराजा का सिस्टम खत्म हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस भी हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जो गुड्स हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बनाती थी, यानी जो हम हाथों से बनाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हीं प्रोडक्ट को मशीनों से बनाना शुरू कर दिया। तो अगर मशीनें उसी प्रोडक्ट को बनाएंगी तो कॉस्ट भी कम आएगी और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, तो कस्टमर तो वही चीज़ खरीदेगा जो उनको कम प्राइस में मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट गुड्स मशीनों से बने हुए गुड्स के साथ कंपटीशन नहीं झेल पाया और वो बिजनेस डिस्ट्रॉयड हो गया। फोर्थ न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से हमारे यहाँ कल्चर चेंज हो गया, हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जो हमारा लाइफ स्टाइल था वो भी पूरी तरह चेंज हो गया, तो जो हमारा डिमांड का पैटर्न था वो भी चेंज हो गया। पाँचवा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेलवे हमारे इंडिया में रेलवे को लेके आए। रेलवे को क्यों लेके आए, तो अपने मार्केट के साइज़ को बढ़ाने के लिए, यानी फिनिश गुड्स को इंडिया की सभी जगह भेज के उनको सेल कर सके और इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में लेके जा सके। तो इससे उन्होंने अपनी मार्केट का साइज़ यहाँ पे बढ़ाया और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था उसको डिस्ट्रॉयड किया। तो ये पॉइंट थे भाई। अब आगे बता रखा ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी जिसमें टाटा स्टील और सनराइज का नाम दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने हल्की हल्की ग्रोथ करना स्टार्ट की थी उस टाइम पे, जिन्होंने बताया कि सम इंडस्ट्री वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, दीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज फाउंडेड इन 1907 में ओपन हुई थी। शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, दीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द work of worldwide scarcity of the industrial goods because World War First and Second. Second, the state participation in the process of modern industrialization was limited. यानी मॉडर्न इंडस्ट्री ओपन करने में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। इट वाज कॉन्फिडेंट टू सच स्टेज एरिया लाइक रेलवे एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प्ड एक्सपेंशन ऑफ द
इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। और ब्रिटिश ने यहाँ पे हमारे इंडिया में रेलवे को स्टार्ट कर दिया था और कम्युनिकेशन फैसिलिटी को, जिससे ब्रिटिश ने अपनी मार्केट का साइज यहाँ पे बढ़ा लिया था। देयर वर नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द नेम, यानी इंडिया की कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। जितनी भी मशीनें वगैरह थी इंडिया सभी बाहर से इंपोर्ट करता था। तो ये हमारी इंडस्ट्री की कंडीशन थी। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बताया है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट वाज लार्जली ओनिंग टू द डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को जो टैरिफ पॉलिसी थी उसमें डिस्क्रिमिनेट करके डिस्ट्रॉयड कर दिया। सेकेंड है मॉडर्न इंडस्ट्री शो ब्लिक एक्सपेंशन, जो मॉडर्न धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट, यानी कैपिटल गुड्स की एक भी इंडस्ट्री नहीं थी हमारे इंडिया में। वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट वर मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन इन एन इन्फेंट स्टेज। मतलब जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो डिस्टॉर्ट हो चुका था, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो हमारी इनिशियल स्टेज में थी, यानी उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया है अंडर द ब्रिटिश रूल। देखो ब्रिटिश से पहले जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो मोस्टली सभी कंट्रियों के साथ था, और हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिस्क्रिमिनेट किया टैरिफ पॉलिसी में, उससे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, यानी प्राइमरी गुड्स का, और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। यानी इंडिया के जो रॉ मटेरियल था, यानी जो प्राइमरी गुड्स, वो ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से, और बिल्कुल टैक्स फ्री। और जो फिनिश गुड्स थे वो ब्रिटेन में बन के इंडिया में सेल होते थे, वो भी टैक्स फ्री होते थे। तो ये किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं कि उसका रॉ मटेरियल कंट्री से बाहर जाएगा। सेकंड पॉइंट मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। हमारे जो फॉरेन ट्रेड पे जो कंट्रोल था, हमारी जो मोर देन 50% ट्रांजेक्शन थी वो ब्रिटेन के साथ हो गई थी, यानी एक किस्म से एक अधिकार बना लिया था हमारे फॉरेन ट्रेड पे। दूसरा पॉइंट है वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड ए ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और थर्ड पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश, यानी जो हमारा ट्रेड था वो सरप्लस में था, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इंपोर्ट कम थे। लेकिन जो एक्सपोर्ट थे वो हमारे फिनिश गुड्स के नहीं थे और रॉ मटेरियल के थे, ठीक है। दूसरी बात, जो सरप्लस का पैसा था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डेवलप करने के लिए यूज़ नहीं किया, और उस सरप्लस के पैसे से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो थे उनको पूरा करते थे। और जो उनकी कभी किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही उनकी कभी, तो उसका खर्चा पूरा करते थे उस पैसे से। तो इन्होंने बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंस लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, फिर इंडस्ट्री के बारे में, और तीसरा फॉरेन ट्रेड के बारे में।